नमस्कार दोस्तों, हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ईश्वर ने ये खूबसूरत दुनिया बनाई है और इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए हमें आंखें दी हैं। लेकिन हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो ये खूबसूरत दुनिया नहीं देख सकते, क्योंकि इन लोगों के आँखों की रोशनी ही नहीं है। इन्हें ज़रूरत है आपकी और हमारी आँखों की, ताकि ये दुनिया ये लोग भी देख सकें। अब हमारे मरने के बाद हमारी आंखें इन लोगों के काम कैसे आ सकती हैं, कैसे नेत्रदान किया जाता है, पूरी प्रक्रिया क्या है, इस सब के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं PGIMS रोहतक के क्षेत्रीय नेत्र रोग संस्थान के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान। दोस्तों, आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान जो हैं वो पिछले 20 वर्षों से हरियाणा स्टेट आई बैंक के इंचार्ज हैं और नेत्र रोग में इनका 30 वर्षों का अनुभव भी है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मैडम। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अंधापन क्या है? मैडम, अंधापन जो लोग सोचते हैं कि भी दिखाई नहीं देता, कितना दिखाई देता है वही अंधापन है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, NPCB की तरफ से अंधा उसको माना गया है जो 6 मीटर के डिस्टेंस से फिंगर काउंट नहीं कर सकता है, या 6/60 विजन, जिसका बेस्ट करेक्टर, यानी कि जिस आँख से चश्मा लगाने के बाद भी 6/60 से कम है, उसको हम अंधा मानते हैं, और ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से। जी डॉक्टर साहब, अक्सर लोग अंधेपन के बाद विजुअली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट बनवाने की मांग करते हैं, तो ये जो सर्टिफिकेट होता है ये किस अवस्था में दिया जाता है? हाँ मैडम, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि जब किसी को ये पता लगता है कि उसको कम दिखाई देता है, तो सबसे पहले उसका ध्यान जाता है कि क्या मुझे हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट मिल सकता है। क्योंकि अगर हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसको गवर्नमेंट में जॉब में उसको कोटा मिल जाएगा जी। तो उसके लिए वो लोग आते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट उसी को दिया जा सकता है जिसको कम से कम 40% विजुअल डिसेबिलिटी हो। जी। अब 40% विजुअल डिसेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। अगर एक आदमी को एक आंख से बिल्कुल नहीं दिखाई देता लेकिन दूसरी आंख से बिल्कुल ठीक दिखाई देता है, तो वो 30% होता है, 30%, यानी वो भी हैंडीकैप्ड की कैटेगरी में नहीं आता है। जी जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आंख से बिल्कुल ना दिखाई दे और दूसरी आंख से भी उसको कम दिखाई दे, तभी 40% बनता है। जो 40% बनता है उसके बाद ही उसको विजुअल हैंडीकैप्ड की कैटेगरी में डाला जाता है। और ये विजुअली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में CMO देता है। हमारे पास अगर कोई डिफ़िकल्ट केसेस हैं उनको रेफ़र किया जाता है, तभी PGI में आते हैं। जी। तो मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपना एग्जामिनेशन कराएं आँख का, फिर अगर कोई उसका इलाज हो सकता है तो वो इलाज कराएं। अगर इलाज नहीं हो सकता है और ये कह दिया जाए कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके बाद फिर डॉक्टर को एग्जामिनेशन कराने के बाद पता करें कि क्या विजुअली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट बन सकता है या नहीं। जी डॉक्टर साहब, हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते। एक नेत्रदान पखवाड़ा भी चलाया गया है। 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच एक आई डोनेशन के लिए कैंपेनिंग चलाई जाती है। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये कैंपेनिंग चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी आंखें काम आ सकती हैं। 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कैंपेन चलाया 25 अगस्त से 8 सितंबर के दौरान, ताकि हम लोगों को जागरूक कर पाएँ कि देखिए, आपकी मृत्यु के उपरांत भी आपकी आंखें किसी और अंधे के काम आ सकती हैं। तो तब से अब 35 साल हो गए हैं जी। हर साल ये पखवाड़ा मनाया जाता है। इस पखवाड़े में हम लोग रेडियो टॉक देते हैं, TV टॉक देते हैं, जनरल पब्लिक को अवेयर करते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, बच्चों को बताते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं उनको बताते हैं, OPD में बताते हैं, ताकि सभी लोगों को ये पता लग जाए कि मृत्यु के उपरांत भी उनकी आंखें दूसरों के काम आ सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, नेत्रदान के बारे में आपने बात की कि हमारे मरने के बाद किसी के काम आ सकती हैं हमारी आंखें, तो नेत्रदान की जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या है? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो नेत्रदान की प्लेज करना, कि मैं प्लेज करता हूँ कि मैं नेत्रदान करूँगा। एक जब डेथ हो जाती है तब
हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करना कि डेथ हो गई है और हम नेत्र दान करना चाहते हैं। तो जो प्लेज वाला काम है, प्लेज करते हैं कि भी मैं नेत्रदान करूंगा मृत्यु के उपरांत, उसका तो हम फॉर्म भरवाते हैं, वो उसमें अपना एड्रेस लिख देते हैं और उसमें वो पेशेंट साइन करता है कि मैं अपनी आंखें मृत्यु के उपरांत दान करना चाहता हूँ। और जब मृत्यु हो जाती है तो उसके रिश्तेदार, नातेदार, बच्चे वो हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे दादाजी की या पिताजी की ये अंतिम इच्छा थी कि मैं अपने नेत्रदान करूं, तब वो हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करते हैं। तो जब हॉस्पिटल को इन्फॉर्म किया जाता है, अब तो हरियाणा में एक 108 नंबर आ गया है, नहीं तो पहले 102 था, या आई बैंक, हरियाणा स्टेट आई बैंक तो पीजीआई रोहतक में ही है जी। 1919 नंबर भी होता था, उस पर अगर आप कॉल करें तो सीधे आई बैंक में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कॉल जाती है, एम्बुलेंस में वो इन्फॉर्म करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के आई सर्जन को जी। और वहाँ से टीम उनको कांटेक्ट करती है जिन्होंने इन्फॉर्म किया है। तो जब वो उनको कांटेक्ट करते हैं तो उनका एड्रेस लेते हैं, उनको बताते हैं कि हमारी टीम करीब 20 मिनट में आपके घर पे पहुँच जाएगी, और साथ में उनको सलाह देते हैं कि इस दौरान जब तक हमारी टीम नहीं पहुंचती है आपको क्या करना है जी। ये सावधानी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो आंखें हैं हाँ जी, वो मृत्यु के उपरांत 6 घंटे तक उसी कंडीशन में रहती हैं। हाँ जी, तो उसी कंडीशन में रखने के लिए उनको सलाह दी जाती है कि आप अगर पंखा चल रहा है तो पंखा बंद कर दीजिए जी। थोड़ा सा अलग एरिया में उनको शिफ्ट कर दीजिए, रुमाल को गीला करके आंखें बंद करके आंखों के ऊपर रख दीजिए, और जो भी उनके नियर डियर हैं जिन्होंने परमिशन देनी है उनको भी बता दीजिए, क्योंकि उस टाइम ऐसा होता है कि सभी लोग दुखी होते हैं। हाँ जी, गमगीन माहौल होता है। तो फिर हमारी जो टीम्स आती है उसमें डॉक्टर होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, और वो सारे ग्लव्स वगैरह पहन के, कैप एंड मास्क लगा के एसेप्टिक कंडीशन में कोर्निया जिसको कहते हैं अग्रपटल, हाँ जी, कोर्निया को लेके आते हैं और उसकी जगह आर्टिफिशियल आई लगा देते हैं ताकि वो दिखाई ना दे कि भाई ये इसमें से कोर्निया निकाला गया है। इस प्रक्रिया को मुश्किल से 10 मिनट लगता है। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद वो आँखें हॉस्पिटल में लेके आते हैं, फिर क्लीन करते हैं, उसको एसेस करते हैं कि उसकी कंडीशन कैसी है, फिर उसको स्टोर कर देते हैं जी। स्टोर करके हमारे पास जो लिस्ट होती है उसमें से पेशेंट को बुला के ऑपरेट करते हैं जी। डॉक्टर साहब, आपने ये पूरी प्रक्रिया तो समझा दी, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि मृत्यु के कितनी देर के उपरांत तक जो है आँखों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो कितनी देर तक उसकी आंखें सही रहती हैं, कितनी टाइम पीरियड में वो आंखें निकालनी ज़रूरी होती हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मृत्यु होती है, शरीर का कोर्निया जो है, अग्रपटल ही एक ऐसा हिस्सा है जिसमें खून की नसें नहीं होती जी। इसका मतलब है कि उसकी डेथ थोड़ा स्लो होती है। तो 6 घंटे तक तो लगभग वैसी ही रहती है जैसा कि शरीर जीवित अवस्था में रहता है जी। और उसके जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है उसकी क्वालिटी कम होती जाती है। तो जितना कम समय हो मृत्यु और आंखें निकालने के बीच का, उतना ही वो आंखें अच्छी रहती हैं जी। तो ये कोशिश की जाती है कि 6 घंटे के अंदर अंदर नेत्र दान कर दिए जाएं। लेकिन अगर 6 घंटे से ज़्यादा भी हो जाता है तो भी हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि क्वालिटी थोड़ी सी कम तो होती है लेकिन ख़त्म तो नहीं होती जी। पर यह कहा जाता है कि 6 घंटे के अंदर अंदर आंखें निकाल लेनी चाहिए जी। ये कॉर्निया प्रत्यारोपण क्या है और एक कॉर्निया से कितने व्यक्ति देख सकते हैं, और क्या जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं मेडिकल साइंस में उससे कोई फ़ायदा हुआ है? हाँ, ये लोगों का भ्रम है थोड़ा सा कि पूरी की पूरी आंख चढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अंधेपन के तो बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे सफ़ेद मोतिया, उसका तो ऑपरेशन करके लेंस डाल दिया जाता है। काला मोतिया, उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, उस प्रेशर को कम करने का अलग ऑपरेशन होता है। या कोई इन्फेक्शन, उसका इन्फेक्शन का अलग ट्रीटमेंट है। लेकिन आँखों का जो अग्रपटल जिसको कोर्निया बोलते हैं, वो अगर सफ़ेद हो जाए जी। तो उसका तो इलाज दूसरा कोर्निया लगाना ही है। जैसे कि अगर चश्मा है, चश्मे के शीशा खराब हो गया तो उसको शीशे को ही बदलना पड़ेगा जी। अब ये शीशा मार्केट में नहीं आया है कोर्निया,
तो ये अभी कॉर्निया आदमी से मिलेगा। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि मृत्यु के बाद भी हमारा को कॉर्निया काम आ जाता है। तो इस कॉर्निया को जो कि दान करते हैं लोग, उससे इस कॉर्निया को जिसको दिखाई नहीं देता, जिसमें सिर्फ कॉर्निया की प्रॉब्लम होती है, कॉर्निया सफ़ेद होता है, उसमें प्रत्यारोपण कर दिया जाता है और ख़राब कॉर्निया की जगह नया कॉर्निया लगा दिया जाता है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से एक कॉर्निया 2 आँखों में लगाया जा सकता है। यानी कि कॉर्निया के आगे वाला हिस्सा अलग आँख में लग जाएगा, पीछे वाला हिस्सा अलग आँख में लग जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आँख में, कॉर्निया में किस तरह की प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक भद्र पुरुष जो आंखें दान करता है अपनी मृत्यु के बाद, 2 आंखें, एक आंख से 2 आदमियों को मिलता है, 2 आंखों को मिलता है, और 2 आंखें 2 अलग अलग आदमियों की। तो एक मृत्यु के बाद 4 आदमियों को आंखों की रोशनी मिल सकती है। जी डॉक्टर साहब, नेत्रदान कौन कौन लोग कर सकते हैं? क्या हर एक उम्र के लोग जो है वो नेत्रदान कर सकते हैं? नेत्रदान हर आदमी कर सकता है, क्योंकि इसका पर्पज़ है दूसरों को दृष्टि देना। साइंटिफिकली 2 साल से लेकर के 80 साल की उम्र तक हम ये मानते हैं कि आइज़ अच्छी होती हैं। हर आदमी नेत्रदान कर सकता है। फिर उसकी जो कॉर्निया जो मिला है उसको हम एसेस करते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। कुछ एक बीमारियां ऐसी हैं जिनके नेत्रदान को मना किया जाता है, उसका कारण है, जैसे एड्स की बीमारी है या कोई कैंसर है, और अभी रिसेंटली जो कोविड-19 हुआ, ताकि ये जो बीमारी है जो एड्स की, हेपेटाइटिस बी है, तो हेपेटाइटिस बी, एड्स और कैंसर, इनकी आँखों को हम दूसरों को प्रत्यारोपण नहीं करते हैं जी, लेकिन हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि मना करने से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है कि मैं चाहता था आंखें दान करना लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो हम आंखें रिसीव करते हैं, लेकिन उन आंखों को हम प्रत्यारोपण नहीं करते, फिर उनको स्टडी के लिए या रिसर्च के लिए यूटिलाइज किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, अक्सर हम ये भी सुनते हैं कि इतनी आंखों का प्रत्यारोपण हुआ, मतलब आइज़ तो इतनी ली गई, कॉर्निया इतना लिया गया, लेकिन उसमें से कुछ प्रतिशत ही यूज़ किया गया। ये किस लिए किया जाता है? मैडम, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि कई बार बड़ी भ्रांति पूर्वक खबरें आ जाती हैं अखबारों में। उससे लोगों को ये लगता है कि आंखें तो दान हुई लेकिन वो यूज़ नहीं हुई। उसके पीछे का तथ्य जानने की सख्त ज़रूरत है सभी जनमानस को भी, क्योंकि उसी से हमारा नेत्र प्रत्यारोपण का प्रोग्राम चलेगा। होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर चश्मे का शीशा खराब हो गया तो नया शीशा डलेगा, लेकिन अगर नया शीशा भी खराब हुआ तो उसको लगाने का फ़ायदा नहीं है। तो हमारे पास जितने भी नेत्र आते हैं उनको हम एसेस करते हैं कि उनके अंदर सेल्स कितनी हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, वो बिल्कुल साफ़ है कि नहीं है, और फिर उसके हिसाब से हमें कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ता है। एक कैटेगरी वो होती है जो कि किसी जो दृष्टिहीन को लगाई जा सके ताकि उसको दृष्टि मिले जी। दूसरी कैटेगरी ऐसी होती है कि उसको लगाई जाए जिसकी आँख खत्म होने का खतरा है, आँखें निकालने का खतरा है, ताकि आँख निकालनी ना पड़े, आँखों को बचाया जा सके जी। और तीसरी वो कैटेगरी है कि ये ना तो दोनों तरह की आँखों में यूज़ नहीं की जा सकती है, जैसे एड्स पॉजिटिव है या हेपेटाइटिस पॉजिटिव है, तो इसको रिसर्च के लिए यूज़ किया जाए। तो जो शुरू वाली कैटेगरी है वो तो दूसरे को दृष्टि देती है जी। दूसरी वाली कैटेगरी दूसरे को आँख की शेप देती है, और तीसरे वाली कैटेगरी से खतरा होता है। इसलिए करीब करीब ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड के अंदर भी 60 से 70%, 80% तक ही आँखें यूटिलाइज होती हैं। अब जितने जवान आदमी की मौत के बाद आंखें मिलती हैं उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, जितना ओल्ड होता जाता है उतनी उसकी क्वालिटी कम होती जाती है, जितना लेट आंखें दान करते हैं उतनी उसकी क्वालिटी कम होती है, जितना जल्दी दान कर देते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होती है जी। तो डिपेंड करता है कि अगर हमने 100 आंखें हमारे पास आई और 100 की 100 80 साल की उम्र के बाद वालों की मिली हमें, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी कम रहेगी। इसी तरह अगर उनमें से 80%
जवान डेथ हो गई और उन्होंने भी दान कर दी, वो आंखें बहुत अच्छी होती हैं, उसमें 80% से ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की थी मोतियाबिंद की। अब बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनकी आंखें कमज़ोर थी लेकिन उन्होंने आंखों के लिए लेज़र करवा लिया जी। या मोतियाबिंद का जो है ऑपरेशन करवा लिया। जी, अब जी। वो लोग चाहते हैं कि मृत्यु के बाद वो भी नेत्रदान करें, तो क्या ऐसे लोग लेज़र करवाया है जिन्होंने और जिन्होंने मोतिया का ऑपरेशन कराया है, क्या वो लोग अपने नेत्रदान कर सकते हैं? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि सभी लोग, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कि कोई भी आदमी नेत्रदान कर जी। सकता है। सफ़ेद मोतिया जो पीछे होता है उसको निकाल के लेंस लगा दिया जाता है, तो उसमें कोर्निया को कुछ नहीं किया जाता, तो कोर्निया बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हमें चाहिए। जी। लेज़र में कोर्निया थोड़ा सा पतला ज़रूर हो जाता है, लेकिन उससे भी दिखाई देता है, पर वो इतना ही पतला होता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह से ही काम करता है, तो बिल्कुल भी कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। जिनकी लेसिक सर्जरी हो चुकी है और जिनका सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन हो चुका है, वो बिल्कुल दान कर सकते हैं और उनकी आंखें भी उतनी ही अच्छी होती हैं जितनी कि एक नॉर्मल आदमी की आंखें। जी डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों के जहन में एक बात आती है, वो बात ये कि अगर किसी व्यक्ति ने मृत्यु उपरांत अपनी आंखें दान की और मान लीजिए कि उसी के परिवार में या रिश्तेदारी में किसी व्यक्ति को अंधापन है, उसे आंखों के प्रत्यारोपण की ज़रूरत है, जी। तो जब जो आंखें नेत्रदान की गई हैं, जो आंखें दान की गई हैं, क्या वो आंखें उसके परिजनों को मिलेगी, रिश्तेदारों को मिलेगी? ये कैसे तय किया जाएगा कि ये आंखें किसे पहले दी जाएंगी? जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक एक्ट बनाया था, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट। हाँ जी। उसके तहत शरीर का कोई भी अंग ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जाता है। तो इसलिए हमें ये रखना पड़ता है कि इसमें कोई पैसा ना तो दिया जाता है दानकर्ता को, ना ही जिसको आंख लगाई जाती है उससे लिया जाता है। हाँ जी। पहली बात तो ये। दूसरा इशू इसमें आता है कॉन्फिडेंशियलिटी का। हाँ जी। कि अगर ये पता लग जाए कि इसकी आंखें उसको दी गई हैं, तो उनके साथ एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाती है दानकर्ता के परिवार को। जी। तो इस एक्ट के तहत ये डिसाइड किया गया कि जिन लोगों को आँखों की ज़रूरत है, कोर्निया की ज़रूरत है, उनके एग्जामिनेशन करने के बाद उनकी हम एक वेटिंग लिस्ट बनाते हैं। हाँ जी। और जो भी आंखें दान आती हैं उस वेटिंग लिस्ट में प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि बच्चा है तो उसकी टॉप प्रायोरिटी होती है, या जो जिसको सिंगल आइड है, जिसको है ही एक आंख, उसकी भी प्रायोरिटी होती है, या कोई जिसकी आंखों को बहुत जल्दी बचाना होगा उसकी प्रायोरिटी होती है, या जिसका काम चल रहा है उसकी लास्ट प्रायोरिटी होती है। तो प्रायोरिटी के हिसाब से हमने जो वेटिंग लिस्ट बनाई है उसके हिसाब से हम जिसका नंबर आता है उसी को वो कोर्निया प्रत्यारोपण किया जाता है। किसी आदमी के परिवार के सदस्य को नहीं चढ़ाया जाता है। जी डॉक्टर साहब, कॉर्निया प्रत्यारोपण का पूरा प्रोसेस आपसे जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि लोगों के मन में अक्सर एक सवाल उठता है कि क्या पूरी आँख निकाल ली जाती है? हाँ, काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि मेरी आंख निकाल के साबुत की साबुत आप लगा दीजिए। लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि कोर्निया प्रत्यारोपण किया जाता है। इस कोर्निया प्रत्यारोपण में क्या होता है कि जो हमारे पास पेशेंट है जिसके अग्रपटल कोर्निया वाइट होता है, तो उसको हमने उसका ऑपरेशन करना होता है, और जिसने दान की है उसका हम कोर्निया लेते हैं। कोर्निया लेने के बाद उस कोर्निया को हम एक पर्टिकुलर साइज़ का काटते हैं मशीन से, और उसके बाद जो पेशेंट जो है हमारा टेबल पे है, उस पेशेंट की जो आँख के ऊपर जो कोर्निया है जिस पे सफ़ेदी है उसमें हम निशान लगाते हैं उसी साइज़ का। फिर उसमें जो सूचर लगाते हैं उसका निशान लगाया जाता है। एक हमारे पास जेंसन वायलेट नाम की दवाई होती है, उससे नीले निशान लगते हैं। वो इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि जब हम जिसको कोर्निया लगाना है उसका कोर्निया जब हम डिजीज़ कोर्निया हटाते हैं और नया कोर्निया लगाते हैं, तो जो सूचर का साइज, साइट, शेप, डायरेक्शन सब ठीक होना चाहिए। तो जो सबसे पहले हमें वो कोर्निया तैयार करना होता है जो लगाना है। लगाने के बाद उसको तैयार करके रख देते हैं। फिर जिसमें लगाना है जिसकी आँख में, उस कोर्निया को तैयार करते हैं, फिर उसको काटते हैं, काट करके उसको निकाल के अलग कर देते हैं जी। फिर पहले वाला कोर्निया उठा के उस कोर्निया की जगह पे रखते हैं, और फिर अगर हमने
इंटरप्टेड सूचर यानी अलग अलग सूचर लगाने हैं तो कम से कम 16 सूचर लगाते हैं, 16। और नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि 8 सूचर लगाते हैं और एक कंटिन्यूस सूचर लगाते हैं जी। तो हमने जो पहले से ही निशान बनाए होते हैं कॉर्निया पे, वो निशानों के हिसाब से हम सूचर लगाते हैं ताकि उनकी डायरेक्शन और टेंशन बिल्कुल ठीक रहे। क्योंकि अगर हमने टाइट सूचर लगा दिया तो फिर एक चश्मे का अलग नंबर आ जाएगा, हाँ जी। छोटा लगा दिया तो वो कट थ्रू हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसीजर में करीब 1 घंटे से 1.5 घंटा के बीच में लगता है। और 16 सूचर लगने के बाद आंख बिल्कुल वैसी ही नज़र आती है सिवाय इसके कि उसमें सूचर नज़र आते हैं। और जो सेटिस्फेक्शन सर्जन को मिलती है उसका तो मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि जो आदमी आज तक देख नहीं पाया था वो अब इससे अच्छी तरह से देखेगा। और मैंने देखा है मतलब चेहरे पे जो रौनक आती है पेशेंट की उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो इस प्रोसीजर को कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, जो मैंने बताया है इसको पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी कहते हैं, जिसमें पूरा का पूरा कॉर्निया हमने बदल दिया है। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें डीसैक, डीमैक 2-3 तरह के नाम हैं। उसमें आधा कॉर्निया एक पेशेंट को लगाते हैं, आधा कॉर्निया दूसरे पेशेंट को लगाते हैं। ये सारा प्रोसीजर। हमारी बातचीत में आपने कहा कि मृत्यु के 6 घंटे के भीतर जो है वो आँखों का प्रत्यारोपण किया जाता है। अब जो लोग दूर दराज के गाँव में रहते हैं, जिन्हें शहर पहुँचने में भी वक्त लगता है, ऐसे में वो व्यक्ति जो इच्छुक है नेत्रदान के, वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि देखिए माहौल, हमने बातचीत की कि गमगीन माहौल होता है, उसके बाद अंतिम संस्कार की जो रस्में हैं वो भी करनी होती है, तो वो लोग कैसे नेत्रदान की प्रक्रिया शुरू करवा सकते हैं? देखिए, वैसे किसी ने अगर प्लेस फॉर्म भर रखा है तो उस पर टेलीफोन नंबर दे रखा होता है जी। अगर नहीं भी भरा है तो हरियाणा गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट आती रहती है न्यूज़पेपर में भी कि नेत्रदान करिए। जैसे अभी नेत्रदान पखवाड़ा होगा उसमें भी हम एडवर्टाइज करेंगे, उसमें भी नंबर देते हैं। टेलीफोन नंबर है 108, 102, 1919। तो कोई भी आदमी इनको टेलीफोन करके ये कह दे कि हमें नेत्रदान करनी है तो फिर वो आगे से पूछते हैं कि भाई आप अपना एड्रेस बताइए, और वो जो भी डिस्ट्रिक्ट है, मान लो पूरे हरियाणा में, पूरे इंडिया में कहीं भी पेशेंट है तो नियरेस्ट पॉसिबल जो डिस्ट्रिक्ट आई सर्जन है उसकी टीम हमेशा तैयार रहती है जी। कॉल मिलने के आधे घंटे के अंदर अंदर वो उस साइट पे पहुंच जाते हैं और सरकारी गाड़ी जाती है और वो जाके आई नेत्र लेके आ जाती है जी। डॉक्टर साहब, जिन लोगों का कॉर्निया प्रत्यारोपण हुआ है उसके बाद भी क्या उन्हें कुछ विशेष सावधानियां रखनी पड़ती हैं? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पिछले 30 साल में मैंने कम से कम 1000 से ज़्यादा कॉर्निया ट्रांसप्लांट किए होंगे। जो लोग मेरे पास रेगुलरली दिखाने के लिए आते रहे वो ठीक रहे जी। जो लोग जिनको बुलाया हमने 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद और आए 6 महीने के बाद, तो इस दौरान कई बार वो फेल हो जाती हैं। तो हमें कॉर्निया प्रत्यारोपण के 1 साल तक लगातार डॉक्टर को टच में रहना चाहिए जी। और दिखाते रहना चाहिए ताकि वो फेल ना हो जाए। डॉक्टर साहब, नेत्रदान से जुड़ी तमाम जानकारी आपने दी। अब 25 अगस्त से 8 सितंबर को जो नेत्रदान पखवाड़ा चलेगा उसके अंतर्गत आप हमारे दर्शकों को, देश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं जनता जनार्दन से ये अपील करना चाहूँगा कि जो भ्रांतियाँ हैं कि मृत्यु के बाद अगर आंखें दान करी तो अगले जन्म में आंखें नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। और यही एक ऐसा दान है जो कि मृत्यु के बाद दिया जा सकता है। और आपकी आँखों से एक आदमी दान करता है तो 4 लोगों को रोशनी मिलती है। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको दिखाई नहीं देता, उनके ज़िंदगी में तो उजियारा आ जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा एक एक्ट है। और इस पखवाड़े के दौरान 25 अगस्त से 8 सितंबर के दौरान हम स्कूल्स में जाते हैं, रेडियो पे भी टॉक देते हैं, टीवी पर भी देते हैं। हमारा पर्पज़ ही ये है कि आप सब लोगों को इस बात का पता लगे कि 2 लाख जो लोग हैं वो हर साल अंधे होते हैं और सिर्फ हमें 55,000 कॉर्निया मिलते हैं। अगर आप लोगों का सहयोग मिले तो जो बाकी 1.5 लाख हैं उनको भी अगर हमारे को कॉर्निया मिल जाए तो हम सब लोग उनकी आंखों को भी रोशनी दे सकते हैं। और इसमें आपका सहयोग बहुत ही आभारी हो गए हैं हम लोग, और आपका सहयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग इस बात को समझें और इसमें हमारा सहयोग दें और अपना सहयोग दें।
डॉक्टर साहब, आपने नेत्रदान पखवाड़ा के बारे में बहुत अच्छी बात बताई और बहुत अच्छी जानकारी दी। दोस्तों, 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है। नेत्रदान कीजिए और इस महाअभियान से जो नेत्रदान के लिए चलाया गया है, इससे जुड़िए ताकि आपके मरने के बाद ये खूबसूरत दुनिया फिर से कोई देख सके और आपकी आंखें भी जिंदा रह सकें। डॉक्टर साहब, हमें तमाम जानकारी देने के लिए, नेत्रदान से जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया। धन्यवाद।